आज हम मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कवर किया था। इसमें आज हम अशोक और बृहदत्त को कवर करने वाले हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य से इन्हीं 4 शासकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 सम्राट हुए हैं, लेकिन इनमें से 4 ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने 2 कर लिया था और इस सेकंड पार्ट में हम 2 करेंगे। 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ध्यान देंगे। आज हम करेंगे मौर्य एम्पायर। ठीक, तो अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक एक्चुअली में 304 से लेके 268 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा काट दिया है क्योंकि ये थोड़ा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैसे 304 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल होता है। अगर इनके राज्यारोहण की बात करें, ठीक है, कि राज्यारोहण कब करते हैं, तो ये अशोक हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान का पटना है, वहाँ पे होता है। और उनकी जो माता का नाम सुभद्रांगी था, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उनके पुत्रों में से संघर्ष हुआ। बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी के लिए यानी सक्सेसर के लिए काफ़ी उसमें जो भाई होते हैं उनमें आपस में द्वंद्व होता है। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 268 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। ऐसी किंवदंती है कि अशोक ने जब द्वंद्व चल रहा था तो अपने 99 भाइयों को हत्या करके 268 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन अपने पास रख लिया। तो इस तरह से कुछ जो अशोक हैं वो शासन में आते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इमेज का प्रयोग करना किया है, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में जाती हैं और फिट भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमेज को ज़्यादा रिकॉल करता है, याद रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ, वो जो कि वर्तमान में उड़ीसा में कलिंग पड़ेगा, और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार उसने कर लिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पे वो उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो कलिंग है ये उड़ीसा प्रांत में, उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ युद्ध का सीन है, ये आक्रमण किए हैं और इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये आपका कलिंग वाला एरिया है। ठीक है, अगर बात करें युद्ध के कारण क्या रहे हैं जिससे ऐसा हुआ, तो सबसे पहली बात तो साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अशोक की इच्छा अंदर से थी, कोई भी राजा है उसकी इच्छा होती है कि साम्राज्य विस्तार हो जाए। ठीक है, तो मौर्य, एक सेकंड पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, रेड है दिखेगा नहीं। मौर्य साम्राज्य के निकट होते हुए भी कलिंग एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था उस समय, जिसे अशोक ने अपने अधीन लाना चाहा। उसके बाद दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये था कलिंग पर आक्रमण करने का, कि उसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो जो कलिंग है वो समुद्र तट पर स्थित व्यापार और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक है, कलिंग जो आपने देखा कि कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में क्या है, समुद्री एरिया है, वहाँ पे मतलब सीमा उसकी साझा करती है, तो वो व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा था और सामरिक दृष्टि से भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है। तो ये कारण था युद्ध करने का। और उसके बाद स्वतंत्र गणराज्य, अशोक नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य के समीप कोई स्वतंत्र राज्य बने। ठीक है, अशोक क्या चाहता था कि उसके आसपास में कोई ऐसा इलाका ना हो जो बाद में उसके खिलाफ जा सके या उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। ठीक है, और चौथा है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। अशोक स्वयं को एक महान विजेता के रूप में स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो ये इसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। तो युद्ध के कारण क्या थे कि जो कलिंग पे आक्रमण हुआ, एक साम्राज्य विस्तार, दूसरा उसकी भौगोलिक स्थिति, और तीसरा स्वतंत्र गणराज्य उसके आसपास ना होना, और चौथा उसकी खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा।
इन सब के कारणों को लेकर उसने कलिंग पर आक्रमण करता है और वहाँ पे उसके जीवन में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आता है जो कि उसके पूरे जीवन को बदल देता है, पूरे जीवन को ही चेंज करके रख देता है। क्या है देखते हैं आगे। अब युद्ध के परिणाम क्या होते हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से आपको आइडिया हो गया होगा क्या परिणाम हुए होंगे। यह युद्ध अत्यंत भीषण और रक्तपूर्ण था जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख लोग को बंदी बनाया गया। ठीक है, युद्ध बहुत ही क्रूरतापूर्ण था जिसमें 1 लाख लोग मरे, इसमें 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। साथ में इस भयंकर नरसंहार को देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे लाशों का ढेर लगा हुआ है, सेना चल रही है और ये सम्राट अशोक हैं जो कि उनको अंदर से जो एक आत्मा होती है उनको धिक्कार रही थी कि 1 लाख लोग मारे गए हैं, बहुत सारे हत्याएं हुई हैं। तो इस तरह से उनका जो हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद वो बौद्ध में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। देखते हैं कैसे होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, तो अशोक को बौद्ध धर्म की किसने दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त नामक एक भिक्षु हैं, उन्होंने दिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने शिकार करना, हिंसा की पूरी तरह से त्याग कर दिया, शिकार भी करना बंद कर दिया और हिंसा को भी पूरी तरह से त्याग कर दिया। और अशोक ने बौद्ध की जो जन्मस्थली कहाँ है, लुम्बिनी में, सहित अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। मतलब जहाँ जहाँ अशोक के जन्मस्थली से लेकर और भी जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें की थी वहाँ की उन्होंने यात्रा की। ठीक है, ये यहाँ पे भिक्षु इनको दीक्षा देते हुए, यहाँ पे भले कई हैं लेकिन एक ही भिक्षु थे जिन्होंने, उनका नाम उपगुप्त था, उन्होंने इनको शिक्षा देते हैं। और यहाँ पे वो फिर वो अन्य जगह पे जाके वो अपना घूमने का और जानने की प्रयास करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद अशोक की धम्म नीति की बात करें, अशोक की अगर धम्म नीति की बात करें, अशोक ने युद्ध के स्थान पे धम्म के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने की नीति अपनाई। यह कोई विशेष धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों की नैतिक और सामाजिक शिक्षाओं पर एक संग्रह हुआ करता था। ठीक है, तो अशोक ने धर्म के माध्यम से लोगों के जो दिल है उनको जीतने की कोशिश की और अपनी एक छवि सुधारने का उन्होंने अच्छे से प्रयास किया। उसके बाद इनकी धम्म नीति कुछ सिद्धांत हैं, उनको भी देखना जरूरी है, देख लेते हैं। पहला, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना। माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना, अहिंसा का पालन करना, पशु बलि पर रोक लगाना, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, साथ में ब्राह्मणों को दान देना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव रखना, व्यर्थ के अनुष्ठान और खर्चीले समारोह पर रोक लगाना, प्रशासन को जनहित के लिए कार्य करना और युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना। आपने देखा कैसे एक राजा, एक क्रूर राजा हुआ करता था, जो कि एक युद्ध होता है जिसका नाम कलिंग है, उसके बाद उसकी पूरी जीवन बदल गई और उसने पूरा ही पर्सनैलिटी ही चेंज कर दिया। आपने देखा कि कहाँ पे उसने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी, 1 से 1.5 लाख वो बंदी बनाए गए, तो उसमें उसके जो अंदर की अंतरात्मा है उसको उसने झिझो दिया और उसने फिर पूरा ही सब कुछ चेंज कर दिया और उसने अपने सिद्धांत बनाए, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि कितने अलग सिद्धांत हैं पहले के माध्यम से। पहले के जो उसकी भावनाएं थी उसको लेके अब कितने अलग ही वो हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कौन, लास्ट एंड शासक मौर्य साम्राज्य कौन है, बृहद्रथ। ठीक है, तो पहली बात तो बृहद्रथ कौन था इसके बारे में जानते हैं। तो जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक बृहद्रथ था, उसके बाद नए राज का उदय होता है, मतलब नए साम्राज्य का उदय होता है। कौन सा है देखेंगे भी। बृहद्रथ मगध का प्रथम शासक माना जाता है और वही बृहद्रथ है। ठीक है, तो मौर्य के बाद मगध आता है, मगध साम्राज्य आता है और मगध का प्रथम शासक इसी को मानते हैं, इसे स्थापना करते हैं बृहद्रथ। वंश का संस्थापक भी था ये, और यह वंश पौराणिक काल से लेकर शुंग वंश के उदय तक भी चला।
काफ़ी टाइम तक चला। और कुछ एग्जाम पॉइंट्स के लिए देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। जैसे मगध का पहला राजा कौन था? तो मगध का पहला राजा बृहदित था। ठीक है, बृहदित मगध के प्रारंभिक इतिहास, एक सेकेंड पेन को चेंज करते हैं, प्रारंभिक इतिहास का प्रथम राजा था। उसने गिरिब्रिज, कहाँ पे है? बिहार के राजगीर में है, को राजधानी बनाया था। तो बृहदित ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद बृहदित वंश के संस्थापक की बात करें, ये भी पूछा जाता है, तो उसके नाम पर बृहदित का वंश कहलाया। ठीक है, इसी के नाम पे बृहदित वंश कहलाया। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। ठीक है, अगर मगध का पूछा जाए तो मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? तो ये बृहदित वंश ही है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ही बताएंगे। उसके बाद जरासंध का पिता, बृहदित का जो पुत्र है वो जरासंध महाभारत काल का एक शक्तिशाली राजा और इसी वंश से था। ठीक है, जरासंध एक महाभारत में एक राजा हुए महाभारत काल में, जिसमें जरासंध, तो बृहदित का ही जो पुत्र है वो जरासंध है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये महाभारत काल में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। जरासंध कौरवों का समर्थक बताया जाता था। महाभारत में कौरव पांडव थे, तो कौरव का समर्थक जरासंध माना जाता था। वंश का अंतिम राजा भी बृहदित था। ठीक है, बृहदित वंश का अंतिम शासक भी बृहदित नाम था, लेकिन ये अलग व्यक्ति था। ठीक है, ध्यान देंगे, ये दूसरा है। एक तो पहला बृहदित था और उसके बाद लास्ट भी बृहदित ही था, लेकिन ये दोनों व्यक्ति आपस में अलग अलग व्यक्ति हैं, नाम ही सेम है। ठीक है, उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, किसने की थी? शुंग ने की थी। इसके बाद शुंग वंश की शुरुआत होती है लगभग 185 ईसा पूर्व। ठीक है, हत्या हो जाती है किसकी? बृहदित की, जो लास्ट वाला व्यक्ति है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग करते हैं और उसके बाद ये शुंग वंश की स्थापना करते हैं 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये मौर्य एम्पायर है कुछ उस समय का। ठीक है, इस तरह से दिखता था। इमेज का प्रयोग अच्छे से किया गया है ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट और चीज़ों को कवर कर लिया है और बाकी आपको पता है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो थंब जरूर लगाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो के लिए। ठीक है, बाकी PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी वहाँ पे मिल जाएगा। इसी चैनल का नाम है, इसी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, इस पर आपकी वीडियो आने वाली है, वो भी अच्छे से है, तो उसको देखने के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।